तो आज हम एनसीईआरटी के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉग यानी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स को समझेंगे। बिल्कुल। और बेसिक्स अगर शुरू करें तो टैक्सोनॉमी एकदम क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले जब हम फ्रॉग की बात करते हैं ना, तो वो क्लास एम्फीबिया और फाइलम कॉर्डाटा को बिलोंग करता है। राइट। और अगर हम स्पेसिफिकली इंडिया की बात करें तो यहाँ जो सबसे कॉमन स्पीशीज मिलती है वो है राना टिग्रीना। ये एक बहुत डायरेक्ट फैक्ट है जो सबसे पहले याद रखना चाहिए। राना टिग्रीना, सही कहा। और क्योंकि हमारा टारगेट इस चैप्टर के हर उस कॉन्सेप्ट को डिकोड करना है जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, तो एनाटॉमी के अंदर जाने से पहले फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी समझना जरूरी है। हाँ, उसके बाहरी रूप रंग और सर्वाइवल टैक्टिक्स। वही, असल में मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट को समझे बिना इंटरनल एनाटॉमी बिल्कुल डिस्कनेक्टेड लगती है मुझे। जैसे एनसीईआरटी साफ साफ बताता है कि इनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता। सही पॉइंट उठाया। ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। अगर हम प्रॉपर साइंटिफिक टर्म यूज करें तो इन्हें पोइकिलोथर्म्स कहा जाता है। पोइकिलोथर्म्स, हाँ, मतलब एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बदलेगा तो इनका बॉडी टेम्परेचर भी उसके हिसाब से ऊपर नीचे होगा। वेट, अगर इनका टेम्परेचर बाहर के हिसाब से इतना फ्लक्चुएट हो रहा है तो एक्सट्रीम मौसम में सरवाइव करना तो बहुत मुश्किल होता होगा। गर्मियों में तो ये उबलने लगेंगे और सर्दियों में जम जाएंगे। वही तो इनकी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी का कोर है। अपने दुश्मनों से बचने के लिए ये कलर चेंज करते हैं, जिसे हम कैमोफ्लाज कहते हैं। ओ अच्छा। हाँ, बैकग्राउंड के साथ घुल-मिल जाने की इस आदत को या प्रोटेक्टिव कलरेशन को मिमिक्री कहा जाता है। पर जब मौसम सच में एक्सट्रीम हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी या बहुत ज्यादा ठंड, तब ये खुद को बचाने के लिए डीप बरोज में यानी गहरे गड्ढों में चले जाते हैं। जिसे हम समर स्लीप और विंटर स्लीप कहते हैं। एग्जैक्टली। समर स्लीप को एस्टिवेशन कहते हैं और विंटर स्लीप को हाइबरनेशन कहते हैं। तो हाइबरनेशन और एस्टिवेशन एक तरह से इनकी बॉडी का पावर सेविंग मोड है। मेटाबॉलिज्म बिल्कुल ड्रॉप हो जाता है। बिल्कुल। फ्रॉग की स्किन हमेशा इतनी स्लिपरी और मॉइस्ट सी होती है, ऐसा क्यों है? और क्या ये बात सच है कि पानी के रहने के बावजूद फ्रॉग कभी पानी नहीं पीता? ये सुनने में बड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता है, पर सच है। फ्रॉग की स्किन पर म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं जो कंटिन्यूअसली म्यूकस सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से स्किन इतनी स्मूथ और स्लिपरी बनी रहती है। ओह, तो वो म्यूकस है। हाँ, और जहां तक पानी पीने की बात है, एज एनसीईआरटी स्टेट्स, द फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर बट एब्जॉर्ब्स इट थ्रू द स्किन। वाओ! यानी उनकी बॉडी का हाइड्रेशन डायरेक्टली स्किन के थ्रू पानी एब्जॉर्ब करके होता है। पीने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मतलब स्किन ही इनका बिल्ट इन हाइड्रेशन सिस्टम है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस स्किन के कलरेशन का डिफरेंस भी हाईलाइट करना जरूरी है। डॉर्सल साइड यानी पीठ का जो हिस्सा है वो जनरली ऑलिव ग्रीन होता है, जिसमें डार्क इरेगुलर स्पॉट्स होते हैं। सही कहा। और वेंट्रल साइड यानी पेट वाला हिस्सा यूनिफॉर्मली पेल येलो होता है। लेकिन अगर इनकी ओवरऑल बॉडी शेप को देखें तो वहां एक बहुत बढ़िया अडेप्टेशन है। इनकी बॉडी सिर्फ 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हेड और ट्रंक। हाँ, नेक और टेल बिल्कुल एब्सेंट होते हैं इसमें। राइट। और इसका रीजन क्या है? उसके पीछे एक लॉजिकल रीजन है। अगर नेक होती तो पानी में स्विमिंग करते वक्त वो स्ट्रीमलाइन शेप मेंटेन करना मुश्किल होता, और टेल की इन्हें एडल्ट स्टेज में जरूरत नहीं होती, क्योंकि इनके जो मस्कुलर हाइंड लिम्स हैं वो इन्हें आगे पुश करने का काम बखूबी कर देते हैं। मेक सेंस। सेंस ऑर्गन्स की बात करें तो वो इनकी इस ड्यूल लाइफ यानी जमीन और पानी दोनों के लिए परफेक्टली अडेप्टेड है। इनकी आंखें थोड़ी बल्ज्ड होती हैं और जब ये पानी के अंदर होते हैं तो उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए एक निक्टेटिंग मेम्ब्रेन उनके ऊपर आ जाती है। वही तुम्हारे अंडर वाटर गॉगल्स वाली बात। हाँ, एक ट्रांसपेरेंट लेयर जो लिटरली चश्मे का काम करती है। और इनके पास हमारी तरह बाहर निकलता हुआ कोई एक्सटर्नल ईयर नहीं होता। राइट, ईयर की जगह सिर्फ एक मेम्ब्रेनस टिम्पैनम होता है। बिल्कुल। जो दोनों साइड प्रेजेंट होता है। ये टिम्पैनम साउंड सिग्नल्स रिसीव करता है। और यहाँ लिम्स पर भी फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि वहां से डायरेक्ट कंपैरिजन वाले सवाल आते हैं। बिल्कुल आते हैं। 4 लिम्स यानी आगे के पैर, उनमें सिर्फ 4 डिजिट्स होते हैं, जबकि हिंड लिम्स में 5 डिजिट्स होते हैं। हिंड लिम्स में लंबे और मस्कुलर होते हैं ना? हाँ, नेचुरली ज्यादा लंबे होते हैं, क्योंकि उन्हें जमीन पर लीपिंग और पानी में स्विमिंग दोनों करनी होती है। और स्विमिंग को एफिशिएंट बनाने के लिए हिंड लिम्स के डिजिट्स के बीच में स्किन की एक थिन वेब होती है, जिन्हें हम वेब्ड फीट कहते हैं। वेब्ड फीट, बिल्कुल। और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में एक ऐसी चीज है जो एग्जामिनर की सबसे फेवरेट है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। हाँ, यस।
बाहर से देखकर मेल और फीमेल फ्रॉग में फर्क करना। मेल फ्रॉग्स को पहचानने के दो बहुत ही क्लियर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स हैं। पहला, उनके पास साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक्स होते हैं, वही जो बारिश के मौसम में लाउड क्रोकिंग साउंड निकालते हैं फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए। राइट। और दूसरा जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है उनके 4 लिम्स के फर्स्ट डिजिट पर एक कॉप्युलेटरी पैड का होना। हाँ, ये कॉप्युलेटरी पैड क्या करता है एग्जैक्टली? मीटिंग के दौरान फीमेल को स्ट्रांगली होल्ड करने के लिए नेचर ने मेल फ्रॉग को ये एक्स्ट्रा ग्रिप दी है। और सबसे बड़ा कैच ये है कि वोकल सैक्स और कॉप्युलेटरी पैड्स, ये दोनों ही स्ट्रक्चर्स फीमेल फ्रॉग्स में कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। तो फर्स्ट डिजिट ऑफ द 4 लिम्स, इस फ्रेज को दिमाग में छाप लेना है। एक बार जब हमें इनकी बाहरी बॉडी समझ आ गई तो नेचुरल नेक्स्ट स्टेप है इनकी इंटरनल मशीनरी को देखना। बिल्कुल। जंपिंग, स्विमिंग और एक्सट्रीम वेदर में सर्वाइव करने के लिए इन्हें बहुत एनर्जी और ऑक्सीजन चाहिए। तो पहले एनर्जी का सोर्स देखते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। एलिमेंट्री कैनाल से लेकर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स तक इनका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत वेल डेवलप्ड होता है। लेकिन इसमें सबसे फैसिनेटिंग चीज इनकी इंटेस्टाइन की लेंथ है। हाँ, हमारी इंटेस्टाइन कितनी लंबी होती है, पर इनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत कॉम्पैक्ट होता है। एग्जैक्टली। इनकी एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट होती है और इसका सिंपल रीजन ये है कि फ्रॉग्स प्योर कार्निवोर्स होते हैं, मांसाहारी होते हैं। हाँ, इनकी डाइट में मोस्टली इंसेक्ट्स और छोटे कीड़े होते हैं। इनकी डाइट में प्लांट्स नहीं होते जिसमें कॉम्प्लेक्स सेल्यूलोस हो, जिसे पचाने में लंबा वक्त लगे। इसलिए नेचर ने इनकी इंटेस्टाइन की लेंथ रिड्यूस कर दी है। क्या नीट डिजाइन है। और मैकेनिक्स की बात करें तो शिकार को पकड़ने का काम इनकी बायलोब्ड टंग करती है, जो आगे से जुड़ी होती है और पीछे से फ्री होती है, जिससे वो आसानी से बाहर फ्लिप होकर कीड़े को पकड़ सकती है। राइट। फिर खाना माउथ से बकल कैविटी में जाता है, फेरिंग्स से होते हुए एक शॉर्ट ट्यूब में जाता है जिसे ओसाफिडिस कहते हैं, और वहां से सीधा स्टमक में। और स्टमक में पहुंचते ही डाइजेशन शुरू। स्टमक की वॉल्स ऐसी ग्लैंड से भरी होती है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl और गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट करती हैं। वहां फूड पांशली डाइजेस्ट होता है और इस आधे पचे सेमी सॉलिड खाने को हम चाइम कहते हैं। चाइम। अब इस चाइम को आगे भेजा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले हिस्से में, ड्यूडीनम में। हाँ, और यहाँ पर 2 मेजर ऑर्गन से सिक्रीशंस आते हैं। ड्यूडीनम में एक कॉमन बाइल डक्ट आती है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि बाइल बनाता तो लिवर है, पर वो स्टोर गैल ब्लैडर में होता है। वहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल। तो कॉमन बाइल डक्ट गैल ब्लैडर से बाइल लेकर आती है और पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस लेकर आती है। यहाँ फंक्शंस एकदम क्लियर हैं। बाइल का काम होता है फैट को इमल्सिफाई करना, यानी फैट को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ना ताकि एंजाइम्स उस पर काम कर सकें। और दूसरी तरफ पैंक्रियाटिक जूसेस आते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करते हैं। एग्जैक्टली। फिर ये खाना एब्जॉर्ब कैसे होता है? इंटेस्टाइन की इनर वॉल में छोटे छोटे फिंगर लाइक फोल्ड्स होते हैं जिन्हें विली और माइक्रोविली कहते हैं, जो एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। और आखिर में जो अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट बच जाता है वो रेक्टम में जाता है और क्लोएका के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। क्लोएका, उसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। पर खाना पचा लिया और ग्लूकोज ब्लड में आ गया, लेकिन इस ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी निकालने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ना। तो अब अगर हम रेस्पिरेशन पर शिफ्ट करें तो एज NCERT स्टेट्स, फ्रॉग्स रेस्पायर ऑन लैंड एंड इन द वाटर बाय 2 डिफरेंट मेथड्स। ये उनकी ड्यूअल लाइफ का सबसे बड़ा प्रूफ है। पानी में इनकी स्किन ही अकेले रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम करती है, जिसे हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन डायरेक्ट डिफ्यूजन के थ्रू स्किन के अंदर आती है और ब्लड में चली जाती है। पर जमीन पर आने पर मैकेनिज्म अलग कैसे होता है? ऐसा तो नहीं है कि स्किन ऑन ऑफ स्विच की तरह काम करती है? नहीं, जमीन पर आने के बाद रेस्पिरेशन थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। वहां 3 ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, बकल कैविटी, स्किन और लंग्स। लंग्स के थ्रू होने वाले रेस्पिरेशन को पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। राइट। लंग्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है? वो एक जोड़ी इलोंगेटेड पिंक कलर्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ट्रंक के अपर पार्ट यानी थोरैक्स में मौजूद होते हैं। हवा नॉस्ट्रिल्स से बकल कैविटी में आती है और वहां से सीधा लंग्स में पुश कर दी जाती है। इसमें एक एक्सेप्शन है जो हमेशा ट्रैप्स में पूछा जाता है। जब फ्रॉग एस्टिवेशन या हाइबरनेशन में होता है,
यानी गर्मी या सर्दी से बचने के लिए डीप स्लीप में होता है, तब क्या होता है? उस टाइम सिर्फ और सिर्फ स्किन के थ्रू ही गैसेस एक्सचेंज होता है। तब लंग्स काम नहीं करते क्योंकि उनको एनर्जी एक्सपेंडिचर मिनिमल रखना होता है। ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो अब हमारे पास डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स भी हैं और ऑक्सीजन भी आ चुकी है। इन्हें पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए? यहाँ एंट्री होती है वैस्कुलर सिस्टम की, यानी ब्लड और सर्कुलेशन का रास्ता। जी। फ्रॉग का वैस्कुलर सिस्टम क्लोज्ड टाइप का होता है और बहुत वेल डेवलप्ड होता है। क्लोज टाइप का मतलब सीधा सा है कि ब्लड पाइप लाइक ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है, ओपन स्पेसेस में नहीं फैलता। एग्जैक्टली। इस ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के अलावा इनमें एक पैरेलल सिस्टम भी होता है जिसे लिम्फैटिक सिस्टम कहते हैं, जिसमें लिम्फ चैनल्स और लिम्फ नोड्स आते हैं। पर सर्कुलेशन का मेन हीरो इनका हार्ट ही है। और हार्ट की एनाटॉमी कितनी क्रूशियल है। फ्रॉग का हार्ट मस्कुलर होता है और बॉडी कैविटी के अपर पार्ट में होता है। ह्यूमंस के 4 चेम्बर्ड हार्ट के मुकाबले फ्रॉग के हार्ट में सिर्फ 3 चेम्बर्स होते हैं। हाँ, 2 अट्रिया जो ऊपर की तरफ होते हैं और एक सिंगल वेंट्रिकल जो नीचे की तरफ होता है। ये पूरा हार्ट एक प्रोटेक्टिव डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। लेकिन इस 3 चेम्बर्ड हार्ट में 2 ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो बहुत कंफ्यूज करते हैं, साइनस वेनोसिस और कोनस आर्टेरियोसिस। हाँ, इनको विजुअलाइज करना थोड़ा ट्रिकी लगता है। इन्हें सिंपल टर्म्स में कैसे समझा जाए? इनको समझने के लिए एक एनालॉजी सोचो। साइनस वेनोसिस को एक एंट्री लाउंज मान लो और कोनस आर्टेरियोसिस को एक एग्जिट लॉबी। एंट्री लाउंज और एग्जिट लॉबी, ओके। साइनस वेनोसिस एक ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर है जो डायरेक्टली राइट एट्रियम की पीठ पर यानी डॉर्सल साइड पर जुड़ा होता है। इसका काम है पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करना। वीना केवा सारा इम्प्योर ब्लड इस साइनस वेनोसिस में लेकर छोड़ती हैं और वहां से वो राइट एट्रियम में जाता है। और एग्जिट लॉबी वाला पार्ट, जब लेफ्ट और राइट दोनों एट्रिया अपने ब्लड को उस सिंगल वेंट्रिकल में पंप करते हैं तो वहां मिक्स्ड ब्लड हो जाता होगा ना? हाँ, अब उस मिक्स ब्लड को वेंट्रिकल जब आगे पंप करता है तो हार्ट के वेंट्रल साइड पर एक सैक लाइक थैली जैसा स्ट्रक्चर होता है, वही कोनस आर्टेरियोसिस। वेंट्रिकल इसमें ब्लड पुश करता है और वहां से आर्टरीज के थ्रू वो पूरी बॉडी में चला जाता है। ग्रेट सिंप्लीफिकेशन। आर्टेरियल सिस्टम प्योर ब्लड को टिश्यूज तक ले जाता है और वीनस सिस्टम इम्प्योर ब्लड को वापस हार्ट तक लाता है। लेकिन यहाँ फ्रॉग के वीनस सिस्टम में 2 स्पेशल कनेक्शंस हैं जिन्हें पोर्टल सिस्टम्स कहा जाता है। पोर्टल सिस्टम? हाँ, इसका मतलब है एक ऐसी वेन जो हार्ट में आने से पहले किसी और ऑर्गन में कैपिलरी नेटवर्क बनाती है। पहला है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम जो इंटेस्टाइन और लिवर के बीच का कनेक्शन है। और ये बहुत लॉजिकल भी है। इंटेस्टाइन ने जो खाना एब्जॉर्ब किया है उसमें टॉक्सिन्स हो सकते हैं, तो सीधा हार्ट को भेजने के बजाय ब्लड पहले हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू लिवर में जाता है। लिवर उस ब्लड को चेक करता है, एक्सेस ग्लूकोज स्टोर करता है, टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई करता है। एक तरह का सिक्योरिटी चेक है। और दूसरा पोर्टल सिस्टम कौन सा है? दूसरा है रीनल पोर्टल सिस्टम, जो लोअर बॉडी पार्ट्स और किडनीज के बीच का कनेक्शन है। लोअर बॉडी का ब्लड हार्ट में जाने से पहले किडनीज से पास होता है ताकि नाइट्रोजनस वेस्ट सीधा वहीं फिल्टर हो जाए, जिससे हार्ट पर कम लोड पड़े। स्मार्ट डिजाइन। सर्कुलेशन तो समझ आ गया, पर अब आते हैं ब्लड के कंपोनेंट्स पर, जहां सबसे बड़ा नीट एमसीक्यू ट्रैप बैठा है। ओ बिल्कुल। ब्लड बना होता है प्लाज्मा और सेल्स से। सेल्स वही 3 तरह के हैं, आरबीसीज जिन्हें एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। पर मैमेलियन आरबीसीज मैच्योर होने पर अपना न्यूक्लियस लूज कर देते हैं, लेकिन फ्रॉग के आरबीसीज न्यूक्लिएटेड होते हैं। उनके अंदर न्यूक्लियस बकायदा मौजूद होता है और इनकी शेप ओवल होती है। इनमें हीमोग्लोबिन जरूर होता है, पर ये न्यूक्लिएटेड वाला फैक्ट उन्हें हमसे अलग बनाता है। ये स्टेटमेंट बेस्ड सवालों में बहुत आता है। और इसी के साथ लिम्फ और ब्लड का फर्क भी ध्यान में रखना चाहिए। लिम्फ प्रैक्टिकली ब्लड प्लाज्मा जैसा ही होता है, पर उसमें 2 चीजें नहीं होती, कुछ मेजर प्रोटीन्स और आरबीसीज। राइट। क्योंकि इसमें आरबीसीज नहीं होते, इसलिए लिम्फ का कलर लाल नहीं होता, ये कलरलेस होता है। सही बात। अब सर्कुलेशन तो हो गया, पर इस पूरे प्रोसेस में काफी नाइट्रोजनस वेस्ट जनरेट होता है। उस कचरे को बॉडी से निकालना यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम। एक्सक्रीशन की शुरुआत होती है मेन फिल्टरिंग ऑर्गन से, किडनी से। फ्रॉग में एक पेयर कॉम्पैक्ट, डार्क रेड और बीन लाइक किडनीज होती हैं। ये दोनों किडनीज वर्टेब्रल कॉलम के दोनों साइड पिछले हिस्से में सिचुएटेड होती हैं। इन किडनीज की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स को यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या नेफ्रॉन्स कहते हैं।
और यहाँ पर मेल और फीमेल फ्रॉग्स की एनाटॉमी में एक सबसे बड़ा और क्रूशल डिफरेंस आता है जो हर दूसरे साल एग्जाम में पूछा जाता है। मेल फ्रॉग्स में जो यूरेटर्स किडनी से निकलते हैं वो सिर्फ यूरेटर्स नहीं होते, वो यूरिनोजेनिटल डक्ट का काम करते हैं। यूरिनोजेनिटल का मतलब है कि वही सिंगल डक्ट यूरिन भी कैरी करती है और मेटिंग के दौरान स्पर्म्स भी, और ये यूरिनोजेनिटल डक्ट सीधा जाकर क्लोआका में खुलती है। पर फीमेल्स में डिजाइन थोड़ा अलग है ना? हाँ, फीमेल फ्रॉग्स में यूरेटस और ओविडक्ट दोनों बिल्कुल अलग अलग ट्यूब्स होती हैं और ये दोनों क्लोआका में सेपरेटली खुलती हैं। वहाँ कॉमन यूरिनोजेनिटल डक्ट जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। और इनका नेचर ऑफ एक्सक्रीशन कैसा होता है? फ्रॉग मेनली यूरिया एक्सक्रीट करता है। ऐसे एनिमल्स को यूरियोटेलिक एनिमल्स कहा जाता है। और एक थिन वॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर होता है जो रेक्टम के वेंट्रल साइड पर होता है। ये भी क्लोआका में ही खुलता है। यूरेट्रेलिक, गॉट इट। सो वेस्ट मैनेजमेंट भी सेट हो गया। पर डाइजेस्टिव जूसेस कब निकालने हैं, हार्ट बीट क्या होगी, इन सब को सिंक करने के लिए एक मास्टर कंट्रोल सिस्टम चाहिए। जो फ्रॉग में बहुत हाईली इवॉल्व है, न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन ग्लैंड्स केमिकल मैसेंजर्स सिक्रीट करते हैं जिन्हें हार्मोन्स कहते हैं। एनसीईआरटी की लिस्ट देखें तो पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पाइनियल बॉडी, पैनक्रियाटिक आइलिड्स, एड्रीनल्स और गोनैड्स, ये सब मिलकर फंक्शंस रेगुलेट करते हैं। और अगर न्यूरल सिस्टम की बात करें तो उसको 3 हिस्सों में बांटा जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसमें क्रेवियल और स्पाइनल नर्व्स आती हैं, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक आते हैं। एक फैक्ट जो यहाँ पूछा जा सकता है, ब्रेन से 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स निकलते हैं, 10 जोड़ी। हाँ, 10 पेयर्स। अब ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखते हैं। ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है फोरब्रेन, जिसमें ऑल्फैक्टरी लोब्स, पेयर्ड सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स और एक अनपेयर्ड डाइनसेफेलॉन आता है। और मिड ब्रेन? मिड ब्रेन की पहचान है एक पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब्स जो विजन के लिए हैं। और तीसरा है हाइंड ब्रेन, जिसमें सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगाटा होते हैं। यहाँ पर मेडुला ऑब्लोंगाटा का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडुला ऑब्लोंगाटा स्कल के आखिरी हिस्से में एक ओपनिंग से बाहर निकलता है जिसे फोरामेन मैग्नम कहते हैं। फोरामेन मैग्नम, हाँ। उससे पास होकर ये आगे बढ़ता है और स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। बिल्कुल। और नर्वस सिस्टम इनपुट्स कहाँ से लेता है? सेंस ऑर्गन्स से। फ्रॉग में टच, टेस्ट, स्मेल, विजन और हियरिंग सबके लिए ऑर्गन्स हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि सिर्फ आईज और इंटरनल ईयर्स ही वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं। बाकी सब जैसे टच के लिए सेंसरी पैपिले, टेस्ट के लिए टेस्ट बड्स, ये बस सेलुलर एग्रीगेशंस हैं। आंखें तो उनकी स्कल के डिप्रेशंस में यानी ऑर्बिट्स में होती हैं, पर इंटरनल ईयर्स का फंक्शन इंटरेस्टिंग है। टिम्पैनम हियरिंग तो करता ही है, पर पानी में स्विमिंग और जमीन पर जंप करते वक्त बॉडी का बैलेंस मेंटेन करना यानी इक्विलिब्रियम, वो भी ईयर का ही काम है। ये इक्विलिब्रियम वाला ड्यूल फंक्शन लोग अक्सर मिस कर देते हैं, पर ये बहुत क्रूशल फीचर है। तो देखा जाए तो इंडिविजुअल फ्रॉग के लेवल पर हमने सारे सिस्टम्स देख लिए, सर्वाइव करना, सांस लेना, ब्लड ट्रांसपोर्ट करना, पर अल्टीमेट गोल तो आगे बढ़ना है। तो अब आते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर। हाँ, नई जनरेशन बनाना। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से शुरू करते हैं। मेल फ्रॉग के पास एक पेयर येलोइश ओवल शेप के टेस्टिस होते हैं। इनकी प्लेसमेंट बड़ी यूनिक होती है। ये टेस्टिस किडनीज के अपर पार्ट से चिपके होते हैं। एक डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम मेम्ब्रेन की मदद से इस ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेनस फोल्ड को एक स्पेशल नाम दिया गया है, मेसोरकशियम। मेसोरकशियम। ये टर्म एग्जाम में मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस में बहुत आता है, लेकिन रिप्रोडक्टिव पार्ट की एनाटॉमी और भी ट्रिकी होती है। टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स बन गए, अब वो बाहर कैसे आएंगे? टेस्टिस से 10 से 12 पतली ट्यूब्स निकलती हैं, जिन्हें वासा एफरेंशिया कहते हैं। और ये सीधा बाहर नहीं जाती। As NCERT states, they enter the kidneys on their side. राइट। किडनी के अंदर जाकर ये एक स्पेशल कैनाल में खुलती हैं, जिसे बिडर्स कैनाल कहते हैं। बिडर्स कैनाल, ये सिर्फ और सिर्फ मेल फ्रॉग्स में मिलती है। बिल्कुल। बिडर्स कैनाल किडनी के अंदर आगे चलकर वही यूरिनोजेनिटल डक्ट में कनेक्ट होती है जो यूरिन ला रही है, और फिर ये डक्ट किडनी से बाहर आती है और क्लोइका में खुलती है। तो ऑर्डर क्या हुआ? टेस्टिस से वासा एफरेंशिया, वहां से किडनी, फिर बिडर्स कैनाल, उसके बाद यूरिनोजेनिटल डक्ट और फाइनली क्लोएका। ये राउट सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस के लिए परफेक्ट है, क्योंकि इसमें किडनी और रिप्रोडक्टिव पाथ मिक्स हुआ है।
वही अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कंपेयर करें तो वो थोड़ा सिंपल है। फीमेल में एक पेयर ऑफ ओवरीज होती हैं। ये ओवरीज किडनीज के पास जरूर मौजूद होती हैं, पर इनका किडनी के साथ कोई भी फंक्शनल कनेक्शन नहीं होता। कोई लेना देना नहीं है दोनों का वहां। नहीं, ओवरीज से जो ओवा बनते हैं वो एक अलग ट्यूब ओविडक्ट में जाते हैं और दोनों साइड्स की ओविडक्ट्स क्लोइका में सेपरेटली खुलती हैं। एक मैच्योर फीमेल एक बार में 250 से 3000 ओवा तक पानी में रिलीज कर सकती है। और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल यानी पानी में स्पर्म एग को पानी में फर्टिलाइज करता है। फिर लार्वल स्टेज आती है जिसे टैडपोल कहते हैं। ये टैडपोल पानी ना मछली की तरह तैरता है, गिल्स से सांस लेता है और फिर मेटामॉर्फोसिस के जरिए अडल्ट फ्रॉग बन जाता है। और इस लाइफ साइकिल का इम्पोर्टेंस किसानों के लिए बहुत है, क्योंकि ये नेचुरल पेस्ट कंट्रोलर हैं। इकोसिस्टम में इनका रोल बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और कुछ देशों में इनकी मस्कुलर हाइंड लेग्स डेलिकेसी की तरह खाई भी जाती हैं। अजीब है, पर ठीक है। तो अगर हम इस पूरे डिस्कशन के ट्रैप्स को समराइज करें, कॉप्युलेटरी पैड मेल के फर्स्ट डिजिट ऑफ 4 लिम्स पर होता है। हाइबरनेशन और एस्टिवेशन के दौरान सिर्फ स्किन से रेस्पिरेशन होता है। फ्रॉग के आरबीसीज न्यूक्लिएटेड होते हैं और बिडर्स कैनाल मेल फ्रॉग की किडनी के अंदर होती है। ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो स्टूडेंट्स को मार्क्स दिलवाएंगे। एकदम परफेक्ट समरी। पर मैं एक आखिरी थॉट देना चाहूंगा क्लोएका पर। सोचिए, नेचर ने कितनी ब्रिलियंस के साथ एक छोटा सा कॉमन चेंबर डिजाइन किया है, जहां से फीकल मैटर, यूरिन और स्पर्म्स तीनों पास होते हैं। ये कितना एफिशिएंट, कॉम्पैक्ट और स्पेस सेविक डिजाइन है। एक ही रूम पर पूरे घर का एग्जिट टर्मिनल। द अल्टीमेट मल्टीपर्पज एग्जिट लॉबी। जब हम बायोलॉजी को इस तरह से समझते हैं तो फैक्ट्स रटने नहीं पड़ते, वो समझ आते हैं। इस लॉजिकल कनेक्शन को बनाए रखिए। इस डीप डाइव में आज के लिए इतना ही। कीप एनालाइजिंग, कीप एक्सप्लोरिंग।